हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आज आप सुन रहे हैं सुधा आदेश की कहानी विश्वास का चीरहरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से रमाकांत की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वे सो रहे थे। नमिता ने उन्हें जगाना उचित नहीं समझा। उसने स्वयं के लिए चाय बनाई और बाहर बरामदे में अखबार पढ़ते हुए चाय पीने लगी। एक खबर पर उनकी निगाह ठहर गई। घर में काम करने वाले नौकर ने बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है तथा हत्या के कारणों का जांच कर रही है। सरकार चाहे बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा के कितने भी दावे क्यों ना कर ले, जब तक हमारा सिस्टम ना बदले, लोगों की मानसिकता ना बदले, कुछ भी नहीं बदलने वाला। ओह, ना जाने कितना गिरेगा इंसान। कहते हुए उनके जेहन में 12 वर्ष पुरानी घटना उथल पुथल मचाने लगी। आंटी, आप मूवी चलेंगी? अंदर आते हुए शेफाली ने पूछा। मूवी? हाँ आंटी, नोवेल्टी में परिणीता लगी हुई है। ना बेटा, तुम दोनों ही देखाओ। मैं बूढ़ी तुम दोनों के साथ कहाँ जाऊंगी। कहते हुए अचानक नमिता की आंखों में वह दिन तिर आया जब विशाल के मना करने के बावजूद बहू ईसा और बेटे विभव को मूवी जाते देख वह भी मूवी जाने की जिद कर बैठी। उनकी पेशकश सुनकर बहू तो कुछ नहीं बोली थी, पर विभव ने कहा था, माँ तुम कहाँ जाओगी? हमारे साथ मेरे एक दोस्त की फैमिली भी जा रही है। वहाँ से हम सब खाना खाकर ही लौटेंगे। विभव के मना करने पर वह तिलमिला उठी थी पर विशाल के डर से कुछ कह नहीं पाई थी, क्योंकि उन्हें व्यर्थ की तकरार पसंद नहीं थी। उनके जाने के पश्चात मन का क्रोध विशाल पर उगला तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, नमिता तुम्हारी गलती है। अब वे बड़े हो गए हैं, उनकी अपनी जिंदगी है। फिर तुम क्यों बेवजह बच्चों की तरह उनकी जिंदगी में हमेशा दखलंदाजी करती रहती हो? अब जैसा तुम चाहोगी सदैव वैसा तो नहीं होगा। तुम्हें मूवी देखनी ही है तो हम दोनों किसी और दिन जाकर देख आएंगे। विशाल की बात सुनकर वह चुप हो गई। वैसे भी उनसे कुछ भी कहने से कोई फायदा नहीं था, पर बार बार दोस्त के लिए स्वयं को नकारे जाने का दंश चुप चुप कर पीड़ा पहुंचा रहा था। ठंडे मन से सोचा तब लगा कि विशाल सच ही कह रहा था। कल तक उसकी उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे अब सचमुच में बड़े हो गए हैं और उनमें बच्चों जैसी जिद पता नहीं क्यों आती जा रही है। उसकी सास अक्सर कहा करती थी, बच्चे बूढ़े एक समान, लेकिन तब वह इस उक्ति का मजाक बनाया करती थी। पर जब वह स्वयं भी जाने अनजाने उन्हीं की तरह व्यवहार करने लगी है, आखिर क्या आवश्यकता थी उनके साथ मूवी देखने जाने के लिए कहने की, जब वे स्वयं ही उससे चलने के लिए नहीं कह रही थी। वही विभव था जिसे बचपन में अगर कुछ खरीदना होता या मूवी जाना होता तो पापा को स्वयं कहने के बजाय उससे सिफारिश करवाता था। सच समय के साथ सब कितना बदलता जाता है। अब तो उसे उसका साथ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब वह उसकी नज़रों में दकियानूसी, पुरातन पंथी या उसके शब्दों में ओल्ड फैशन हो गई है, जिसे आज के ज़माने के तौर तरीके नहीं आते। जबकि वह अपने समय में पार्टियों की जान हुआ करती थी। लोग उसकी जिंदादिली के कायल थे। समय के साथ उसमें परिवर्तन आ गया है, पर फिर भी उसने सदा समय के साथ चलने की कोशिश की है। पर अब तो उनका व्यवहार देखकर उनके साथ कहीं जाने का मन नहीं करता। किसी ने सच ही कहा है, बचपन में 1 से 5 वर्ष के बच्चे के लिए माँ से प्यारा कोई नहीं होता। बाल्यावस्था में 5 से 12 वर्ष तक माँ उसका आदर्श होती है और किशोरावस्था तक पहुँचते पहुँचते बात बेबात टोकने वाली तानाशाह, यौवनावस्था में उसके बच्चों को पालने वाली धाय और बुढ़ापे में उनके लिए बोझ बन जाती है। शायद वह आज उनके लिए बोझ बन गई है। आंटी, आप किस सोच में डूबी हुई है? प्लीज चलिए ना। परिणीता शरद चंद्र के उपन्यास पर आधारित अच्छी मूवी है, आपको अवश्य पसंद आएगी, आग्रह करते हुए शेफाली ने कहा। शेफाली की आवाज़ सुनकर नमिता अतीत से वर्तमान में लौट आई। शरद चंद्र उसके प्रिय लेखक। उसने अशोक कुमार और मीना कुमारी द्वारा अभिनीत पुरानी परिणीता भी देखी है, उपन्यास भी पढ़ा है। फिर भी शेफाली के आग्रह पर पुनः उस मूवी
को देखने के लोभ को संवरण नहीं कर पाई तथा उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। उसकी सहमति पाकर शेफाली उसे तैयार होने का निर्देश देती हुई स्वयं भी तैयार होने चली गई। विशाल अपने एक निकटतम मित्र रविकांत के पुत्र के विवाह में गए थे। जाना तो वह भी चाहती थी, पर उसी समय यहाँ भी उसकी सहेली की बेटी का विवाह पड़ गया। विशाल ने कहा, मैं रविकांत के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होकर आता हूँ तथा तुम यहाँ अपनी मित्र की पुत्री के विवाह में हो जाओ। कम से कम किसी को शिकायत का मौका तक ना मिले। वैसे भी उन्होंने हमारे सभी बच्चों के विवाह में आकर हमारा मान बढ़ाया है, इसलिए दोनों जगह जाना आवश्यक है। विशाल के ना होने के कारण अकेले बैठकर बोर होती रहती या व्यर्थ हो आए सीरियल्स में दिमाग खपाती रहती। अब इस उम्र में समय काटने के लिए इंसान करे भी तो क्या करे। ना चाहते हुए भी टीवी देखना एक मजबूरी सी बन गई थी, या कहिए मनोरंजन का एक सस्ता और सुलभ साधन यही रह गया था। वरना आत्म केंद्रित होती जा रही दुनिया में आज किसी के लिए किसी के पास समय ही नहीं है। वैसे भी आज जब अपने बच्चों को ही माता पिता की परवाह नहीं रही है तो किसी अन्य से क्या आशा कर रहा है। ऐसी मनः स्थिति में जी रही नमिता के लिए शेफाली का आग्रह सुकून दे गया। अतः थोड़े नानुकुर के पश्चात उसने आग्रह स्वीकार कर लिया। तैयार होते हुए भी अनायास ही मन अतीत की स्मृतियों में विचरण करने लगा। 4 बच्चों के रहते भी दोनों एकाकी जिंदगी जी रहे थे। एक बेटा शैलेश और एक बेटी निशा विदेश में कनाडा और अमेरिका में है, तथा 2 विभव और कविता यहाँ मुंबई और दिल्ली में है। 2 बार विदेश जाकर शैलेश और निशा के पास भी रह आए, लेकिन वहाँ की भागदौड़ वाली जिंदगी उन्हें रास न आई। विदेश की तो बात छोड़िए, अब तो मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों का भी यही हाल है। वहाँ भी पूरे दिन ही अकेले रहना पड़ता है। आजकल तो जब तक पति पत्नी दोनों ना कमाए तब तक किसी का काम ही नहीं चलता। भले बच्चों को आया के भरोसे या क्रंच में क्यों ना छोड़ना पड़े। उनका एक समय था जब बच्चों के लिए इंसान अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया करता था, पर आजकल तो युवाओं के लिए अपना कैरियर ही मुख्य है। माता पिता की बात तो छोड़िए, कभी कभी तो उसे लगता है कि आज की पीढ़ी को अपने बच्चों की परवाह नहीं है। पैसों से भी उन्हें सारी दुनिया खरीद कर तो देना चाहते हैं, पर उनके पास बैठकर प्यार के मीठे बोल उनके पास नहीं है। बच्चों के पास मन नहीं लगा तो ये हम बनारस अपने घर चले आए। जब विशाल ने इस घर को बनवाने के लिए लोन लिया था तब नमिता ने यह कहकर विरोध किया कि क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो, बुढ़ापे में अकेले थोड़े ही रहेंगे, 4 बच्चे हैं, वे भी हमें अकेले थोड़े ही रहने देंगे। पर पिछले 4 वर्ष इधर उधर भटककर अंततः अकेले रहने का फैसला कर दिया। किराए पर उठाया घर खाली कराकर रहने लायक बनवा लिया। कभी बेमन से बनवाया घर अचानक बहुत अच्छा लगने लगा। अकेलेपन की विभीषिका से मुक्ति पाने के लिए पिछले 3 महीने पूर्व घर का एक हिस्सा किराए पर दे दिया। शशांक और शेफाली अच्छे सुसंस्कृत लगे। उनका एक छोटा बच्चा इस शहर में नए नए आए थे। शशांक एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उन्हें घर की आवश्यकता थी और हमें अच्छे पड़ोसी की अंततः रख लिया। अभी शशांक और शेफाली को आए हुए हफ्ता भर भी नहीं हुआ है। एक दिन शेफाली ने आकर उनसे कहा, आंटी अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो बब्बू को आपके पास छोड़ आओ, कुछ काम से जाना है, जल्दी आ जाएंगे। उनका आग्रह युक्त स्वर पाकर पता नहीं क्यों वह मना नहीं कर पाई। उस बच्चे के साथ 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। इस बीच ना तो वह रोया ना ही परेशान किया। उसके सामने उसने अपने पोते के छोड़े हुए खिलौने डाल दिए। वह उनसे खेलता रहा। उसके साथ खेलते खेलते बातें करते उसे अपने पोते विक्की की याद आ गई। वह भी लगभग इसी उम्र का है। उस बच्चे में वह भी अपनी नाती पोतों को ढूंढने लगी। उस दिन के बाद तो नृत्य का क्रम बन गया। जिस दिन वह नहीं आता वह स्वयं आवाज देकर बुला लेती। बच्चा उन्हें दादी कहता तो मन भाव विभोर हो उठता। धीरे धीरे शेफाली भी उसके साथ सहज होने लगी। कभी कोई अच्छी सब्जी बनाती तो आग्रहपूर्वक दे जाती। एक दिन उसने अपने पैरों में दर्द निवारक लगाते देख लिया तो उससे दवा लेकर आग्रहपूर्वक लगा ही नहीं, नित्य का क्रम भी बना लिया। कभी कभी वो सिर की मालिश भी कर दिया करती। कभी कभी उससे लगता इतना स्नेह तो उसके बहू बेटों से नहीं मिला। कभी भी उनके नज़दीक आए तो सिर्फ ये जानने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है तथा उन्हें कितना मिलेगा। शशांक भी ऑफिस से आकर उनका हाल चाल पूछता, पानी, बिजली और टेलीफोन का बिल भी जमा किया करता। यहाँ तक कि बाजार जाते हुए अक्सर वह पूछने आता कि कुछ मंगाना तो नहीं है। उनके रहने से उनकी काफ़ी समस्याएं हल हो गई थी। कभी कभी उन्हें लगता बच्चों का सुख तो उन्हें नहीं मिला, पर बुढ़ापे में भगवान ने उनकी देखभाल के लिए इन्हें भेज दिया।
विशाल ने कई बार चेताया भी था कि किसी पर इतना विश्वास करना ठीक नहीं है, पर वह उनको यह कहकर चुप करा दिया करती कि मुझे आदमी की पहचान है, ये संभ्रांत और सुशील है और अच्छे परिवार से है। आंटी जी, आप तैयार हो गई? शशांक ऑटो ले आए। शेफाली की आवाज़ ने नमिता को फिर विचारों के बवंडर से बाहर निकाला। आजकल ना जाने क्या हो गया, उठते बैठते खाते पीते अनचाहे विचार आकर उसे परेशान करने लगते हैं। हाँ बेटी, बस अभी आई, कहते हुए कुछ पर्स में कुछ रुपए यह सोच कर रखे कि मैं बड़ी हूँ, आखिर मेरे होते हुए वे मूवी के पैसे दें उचित नहीं लगेगा। आग्रह कर मूवी के टिकट के पैसे उन्हें पकड़ाए। मूवी इतनी अच्छी लग रही थी, कहानी के पात्रों में इतना डूब गई कि समय का पता ही नहीं चला। इंटरवल होने पर उसकी ध्यानावस्था भंग हुई। इंटरवल होते ही शशांक उठकर चला गया। थोड़ी देर में पॉपकॉर्न और कोका कोला लेकर आ गया। शेफाली और उसे पकड़ाते हुए कहकर चला गया कि कुछ पैसे हैं, उन्हें लेकर आता हूँ। मूवी प्रारंभ होने भी नहीं पाई थी कि बच्चा रोने लगा। आंटी, मैं इन्हें चुप करा कर आती हूँ, कहकर शेफाली भी चली गई। आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, पर दोनों में से किसी को न लौटते देख मन आशंकित सा होने लगा। थोड़ी देर बाद मुड़कर देखती, फिर ये सोचकर रह जाती शायद बच्चा चुप ना हुआ होगा, इसलिए वे दोनों बाहर ही हैं। सच में छोटे बच्चों के साथ मूवी देखना कितना मुश्किल है, इसका एहसास है उसे। स्वयं के बच्चे जब छोटे थे तब टॉफ़ी बिस्किट लेकर भी जाने कितना परेशान करते थे कि मूवी देखना कठिन हो जाता था। यह सोचकर अनचाहे विचारों को झटककर नमिता ने मूवी में मन लगाने का प्रयत्न किया और फिर वह कहानी के पात्रों में खो गई। अंत सुखद था, पर फिर भी आंखें भर आईं। आंखें पोंछकर देखने इधर उधर देखा कि इस समय भी शशांक और शेफाली वापस नहीं आए। उनको ना पाकर वह सहम उठी। वह बहुत दिनों से अकेले घर से नहीं निकली थी, यह तो बहुत डर लग रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वे उसे अकेला छोड़कर कहाँ गायब हो गए। बच्चा चुप नहीं हो रहा था तो कम से कम एक को तो उसके पास आ जाना चाहिए था। धीरे धीरे हॉल खाली होने लगा। घबराए मन से वह भी बाहर निकली। हॉल से बाहर आकर अपरिचित चेहरों में उन्हें ढूंढने लगी। जब नहीं दिखे तो एक और खड़ी होकर इंतजार करने लगी और सोचने लगी क्या ऑटो करके घर चली जाए। अम्मा, यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? उसको ऐसे अकेला खड़ा देखकर वॉचमैन ने पूछा। बेटा, जिनके पास आई थी वह नहीं मिल रहे हैं। वे आपके बेटा बहू थे? हाँ, कुछ और कहकर वह बात का बतंगड़ बनाना नहीं चाहती थी। आजकल सब ऐसे ही होते हैं, बूढ़े माता पिता की तो किसी को चिंता नहीं रही, कहते हुए बुदबुदा उठा। वह शर्म से पानी पानी हो रही थी और कोई चारा न देखकर उसकी सहानुभूति पाकर हिम्मत बटोर कर कहा, बेटा एक एहसान करेगा आप? कहिए माँ जी, मुझे एक ऑटो रिक्शा लाकर दे दे। उसने नमिता का हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई और ऑटो में बिठा दिया। घर पहुंचकर ऑटो से उतरकर दरवाजे पर लगे ताले को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो खुला ताला देखकर वह हैरानी में पड़ गई। हड़बड़ाकर अंदर घुसी तो देखा अलमारी खुली पड़ी है। सारा सामान जहां तहां बिखरा है। लाखों के गहने और कैश गायब है। मन कर रहा था कि खूब जोर जोर से रोए, पर रोकर भी क्या करती। उसे प्रारंभ से ही गहनों का शौक था। जब भी पैसे बचते गहने खरीद लाती। विशाल कभी इस शौक पर हंसते तो कहती, मैं व्यर्थ पैसा नहीं गंवा रही हूँ, कुछ ठोस चीज ही खरीद रही हूँ, वक्त पर काम आएगी। पर वक्त पर काम आने के बजाय उन्हें तो कोई और ही ले भागा। किटी के मिले 50,000 उसने अलग से रख रखे थे। घर में कुछ काम करवाया था, कुछ होना बाकी था, उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना था। विशाल ने किटी के रुपए में से उसे देने के लिए कहा तो उसने कहकर मना कर दिया कि वह इससे अपने लिए कान की नई डिज़ाइन की लटकन खरीदेगी। कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए जाने से पूर्व ही विशाल ने 80,000 रुपये बैंक से निकलाए थे, पर वादा करने के बावजूद निश्चित तिथि पर वह ना काम के लिए आया और ना ही पैसे लेने के लिए आया। यद्यपि पहले भी वह 1-2 बार ऐसा कर चुका है। जब भी ऐसा होता मजदूरों का रोना लेकर बैठ जाता कि काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे। उसने अपनी सहेली की पुत्री के विवाह में पहनने के लिए लॉकर से गहने निकलवाए थे, पर विशाल के भी उसी समय विवाह में जाने के कारण वह वापस नहीं रख पाई थी। सब एक झटके में चला गया। कुछ देर पहले तक वह शशांक और शेफाली के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अब इस नई मुसीबत का कारण समझ नहीं पा रही थी। फिर यही सोचकर कि शायद बच्चे के कारण शशांक और शेफाली अधूरी मूवी छोड़कर घर आ गए हो, उन्हें आवाज़ लगाई।
कोई आवाज़ न पाकर वह उस ओर गई तो वहाँ उनका सामान न पाकर अचकचा गई। खाली घर पड़ा था, बस उनका दिया पलंग और टेबल, 2 कुर्सी पड़ी थी। किचन का तो वैसे भी उनके पास ज़्यादा सामान नहीं था। कपड़ों के अतिरिक्त बर्तन के नाम पर उनके पास एक कुकर, कढ़ाई, 2 प्लेट और कुछ कटोरी ग्लास थी। राशन का सामान भी पॉलीथिन की थैलियों में रखा देख एक बार उसने शेफाली से पूछा तो शेफाली ने झिझकते हुए कहा, आंटी इनका नया जॉब है, ज़्यादा कुछ खरीद नहीं पाए हैं, इन्हीं को धो धोकर काम चला लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, सब धीरे धीरे आ जाएगा, कहती हुई उसने उसका मनोबल बढ़ाया था। तो क्या यह सब उन्होंने किया है? अविश्वास से नमिता ने स्वयं से पूछा। उसे याद आया वह पल जब वह पड़ोसन राधा वर्मा के साथ विवाह में सम्मिलित होने के लिए जा रही थी। तब आदतन उसने शेफाली को आवाज़ लगाकर घर का ध्यान रखने के लिए कहा। तब उसने बड़ी हसरत के साथ उसे देखते हुए कहा, आंटी हार तो बड़ा सुंदर है, पूरे 2 लाख का हीरा जड़ित हार है। तब बिना आगा पीछे सोचे स्त्रीयोचित मानसिकता के साथ गर्व से कहा। अब वह अपने बड़बोलेपन पर पछता रही थी। उन्हें कैश और जेवर के बारे में सब पता था, तभी शायद उन्होंने यह साजिश रची। विश्वास न होने के बावजूद सारे सबूत उनके ही ओर इशारा कर रहे थे। अब चोरी से ज़्यादा दुख तो इस बात का है कि जिन पर विश्वास किया उन्हीं ने उसकी पीठ पर खंजर भोंका। गलती उनकी नहीं थी, जो विशाल के बार बार समझाने के बावजूद वह उनकी मीठी बातों में आ गई। अब पूरी तस्वीर एकदम साफ थी। मूवी देखने का आग्रह करना, बीच में उठकर चले आना, सब कुछ उनके सामने चलचित्र की भांति घूम रहा था। कितना साथे ठगता हुआ है, और किसी को शक ना हो इसलिए इतनी सफाई से योजना बनाई। उसे मूवी ले जाना भी उसी योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि विशाल घर में नहीं है। इतनी गर्मी में कूलर एसी की आवाज़ में किसी आस पड़ोस को सुनाई नहीं देगा और आराम से अपना काम कर लेंगे और भागने के लिए समय मिल जाएगा। स्वयं को संयत कर विशाल को फ़ोन किया। घटना की जानकारी देते हुए रोने लगी। उसे रोता देख उन्होंने उसे सांत्वना देते हुए पड़ोसी वर्मा के घर जाकर सहायता मांगने के लिए कहा। वह बदहवास सी बगल में रहने वाली राधा वर्मा के पास गई और सारी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा, कुछ आवाज़ तो आ रही थी, पर मुझे लगा आपके घर में शायद कुछ काम हो रहा हो। अब जो हो गया सो हो गया, परेशान होने या चिंता करने से फ़ायदा नहीं है। वैसे तो चोरी का सामान मिलता नहीं है, पर कोशिश करने में क्या हर्ज है। चलिए FIR दर्ज करा देते हैं। पता नहीं वर्मा साहब की बातों में उसके लिए दुख था या व्यंग, पर यह सोचकर रह गई कि जो सच है वही तो वह कह रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने नमिता के बयान को सुनकर कहा, इस तरह की युगल की तलाश तो हमें काफ़ी दिनों से है। कुछ दिन पहले हमने पेपर में सूचना भी निकलवाई थी तथा लोगों को सावधान रहने के लिए कहा था, पर आपने ध्यान नहीं दिया। वह कई जगह ऐसी वारदातें कर चुका है, पर किसी का भी बताया हुलिया किसी से मैच नहीं करता। शायद वह विभिन्न जगहों पर विभिन्न वेशों में विभिन्न नाम का व्यक्ति बनकर रहता है। वह कई भाषाएं भी जानता है। क्या आप उसका हुलिया बता सकेंगी? नमिता को जो जो पता था उसकी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने जिस ऑफिस में काम करता था तो वहां जाकर पता लगाया तो इस नाम का कोई आदमी यहाँ काम ही नहीं करता है। पुलिस ने घर आकर मुआयना किया, पर कोई सुराग नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि कहीं उनकी उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। लगता है वही वो गल है जिसकी हमें तलाश है। बहुत शातिर चोर है, कब तक बचेगा? हम कई बार सिविलियन से आग्रह करते हैं कि नौकर और किराएदार रखते वक्त पूरी सावधानी बरतें, उनके बारे में पूरी जानकारी रखें। मसलन वह वहाँ काम करता है, उसका स्थायी पता, फोटोग्राफ, पर आप लोग तो कुछ समझते ही नहीं। जब वारदात हो जाती है तब आते हो। इंस्पेक्टर ने थोड़ा सा आक्रोशित स्वर में कहा। इंस्पेक्टर साहब, हमारा सामान तो मिल जाएगा। इंस्पेक्टर की बातों को अनसुना कर नमिता ने कहा, माँ जी कोशिश तो कर रहे हैं, आगे ईश्वर की इच्छा। वह आपका किराएदार था, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? किराएदार, इसका हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इनकम टैक्स की पेचीदगी से बचने के लिए विशाल ने कोई एग्रीमेंट ही नहीं कराया। उनसे किराए की रसीद भी नहीं लेते थे। सच में थोड़ी सी परेशानी की बचने के लिए उन्होंने स्वयं को अपराधियों के हवाले कर दिया था। यही तो गलती करते हैं आप लोग, बिना एग्रीमेंट करवाए किराएदार रख लेते हैं। एग्रीमेंट करवाया होता तो उसमें सब कुछ दर्ज हो जाता। इंस्पेक्टर की कड़वी बातें सुनकर वह चुप रही। सचमुच परिस्थितियां कभी कभी अच्छे भलों को भी बेवकूफ़ बना देते हैं। भरे मन से वह घर लौट आई। दूसरे दिन विशाल आ गए और उन्हें देखकर रोने लगी।
उसको रोते देख विशाल ने कहा, जब मैं कहता हूँ कि तुम किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए तब तुम मानती नहीं। उन्हीं के सामने अलमारी खोल कर रुपये रखना निकालना सभी तो करती थी, मुझे ही क्यों दोष दे रहे? आपने भी तो बैंक से पैसे निकलवाने के लिए उसे चेक दिया था, झुंझलाकर उत्तर दिया। कई दिन बीत गए पर उनका कोई सुराग ना मिला। कभी सोचती हूँ तो एकाएक विश्वास नहीं होता कि इतने दिनों से झूठे और मक्कार लोगों के साथ रहती। वे ठग थे, तभी तो पिछले 4 महीने से किराया भी यह कहकर नहीं दिया कि वेतन नहीं मिल रहा है। उसने भी सोचा अच्छे लोग हैं, कहाँ जाएंगे, जब वेतन मिल जाएगा तो वो भी दे देंगे। पर ना जाने क्यों सबको जानते बूझते भी नमिता अब भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि दुनिया में उन जैसा दो मुँहा स्वभाव वाला शालीनता का मुखौटा पहने हुए भी लोग होते हैं। कितना शालीन और सौम्य व्यवहार था उनका। जितनी सेवा भाव शेफाली में था उतना ही शशांक में था। जब कभी वह अपने बेटी बहू की तुलना करती तो मन अजीब सा हो जाता। समझ नहीं आता कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी, जो बच्चों ने एकदम से उन्हें बुला दिया और वही अनजानों से उन्हें वही प्यार और सम्मान मिल रहा है जो अपने बच्चों से पाना चाहती थी। क्या कोई किसी की सेवा या ख्याल रखने का नाटक कर रहा है? आश्चर्य की बात तो यह थी कि इतने दिन साथ रहने के बावजूद उसे उन पर कभी शक नहीं हुआ। उसने अखबारों टीवी में अलग अलग तरह से वृद्धों को लूटे और मारे जाने की घटनाएं पढ़ी और सुनी थी, पर उसके ही साथ ऐसा होगा उसने सोचा ही ना था। आज जब स्वयं पर पड़ी तो समझ आया। अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु इस हद तक गिर चुके लोगों के लिए तो एक खेल ही है। किसी की भावनाओं को कुचलते, तोड़ते, मरोड़ते, उनकी संवेदनशीलता और सदाशयता का फ़ायदा उठाकर उन जैसे लोगों के वजूद को मिटाते लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। आखिर उन जैसे वृद्धा जाए तो जाए कहाँ? क्या किसी को अपना समझना या उसकी सहायता करना अनुचित है? घंटी की आवाज़ के साथ नमिता यह सोचकर उठी, शायद आज काम वाली लीला आई होगी। दरवाज़ा खोलकर वह रमाकांत के कमरे में गई। अब वह सो रहे थे। यह सोचकर चाय बनाने लगी कि अब उन्हें भी उठा देना चाहिए, किंतु फिर भी मन में एक चलता बवंडर उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। बार बार एक ही प्रश्न उनके मन मस्तिष्क को मथ रहा था, इंसान आखिर भरोसा करे भी तो किस पर? जिसको अपना माना, अपना समझा, वही छुरा भोग दे, विश्वास का चीर हरण कर दे, तो इंसान करे भी तो क्या करे? धन्यवाद।